तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो चलिए देखते हैं, यह जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर चैप्टर, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यानी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, किस प्रकार शासन हुआ करता है, किस प्रकार, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को, क्या बोल रहा है, किस अंग्रेज को, यहाँ बोल रहा है किस अंग्रेज को मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया। किस अंग्रेज को, यानी वो कौन सा अंग्रेज था आपको बताना है। मुगल बादशाह बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया, देखना क्लाई को, रॉबर्ट क्लाई को। क्या हो जाए इसका आंसर, रॉबर्ट क्लाई को, रॉबर्ट क्लाई। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाई मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानगी ग्रहण करते हुए निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाने के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। कथन पर दिया गया ग्रामीण शासन में कंपनी अपने निर्यातन वाले भूभाग के आर्थिक मामले की मुख्य शासक बन गई, लेकिन कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते ढूंढना चाहिए जिससे काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। कंपनी ज़्यादा राजस्व हासिल करने के लिए कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। ये भी सही है, ये भी सही। 1765 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का निर्यात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान बेचता था। ये भी सही नहीं। कौन सा कथन सही है याद रखना, इनमें से जो है 1 और 2 कथन सही है, ये जो है गलत है। क्या 1765 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का निर्यात करती थी। सोने और चांदी का निर्यात नहीं, आयात करती थी, यही हो जाएगा इसका। दीवान के तौर पर कंपनी अपने निर्यातन वाले भूभाग आर्थिक मामले में मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने के रास्ता ढूंढना था। इसीलिए उसके एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी नाते कि उसे ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद बेचती रहे। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन वसूली की कोई नियमित व्यवस्था में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़े खरीदी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ें का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करता था, वहाँ लिखा था निर्यात। क्या 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का क्या करता था, आयात करती थी और इसी चीज़ के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब देखते हैं 1770 में बंगाल के अकाल में कितने लोग मौत हुए थे, कितने लोगों की मौत हुई थी। लगभग 1 करोड़ की मौत हुई। वो यहाँ से क्वेश्चन है, कब जो है बंगाल में अकाल पड़ा था, 1770 में पड़ा था। 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय जो 1 करोड़ लगभग लोगों की मृत्यु हो गई थी। दिशा बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल में ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत
की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गया। कितना? 1/3 आबादी जो है समाप्त, यानी 3 हिस्सा में 1 हिस्सा समाप्त हो गया आबादी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये कब लागू किया गया था? 1793, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, विलेज ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय याद रखना अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन था? बंगाल। लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे बंगाल का जनरल गवर्नर था। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 वर्षों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने अपनी 1793 अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त में शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में लाया गया, स्थापना की गई। और अस्थाई बंदोबस्त जब लाया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था चार्ल्स कॉर्नवालिस था। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। और अस्थाई बंदोबस्त में ये नियम था, इसमें कर अस्थाई कर दिया, आपको इतना ही कर लगेगा। अस्थाई जैसे कर अस्थाई रूप से कर आपको 10 रुपया अगर कर देना है तो हर साल आपको 10 रुपया ही कर देना पड़ेगा। इस तरह का व्यवस्था लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में से कौन 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? इस बंदोबस्त शर्तों के हिसाब से राजाओं तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी सही है। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा था। राजस्व, ये भी सही है। 19वीं सदी के पहले दशक में बाजार में कीमत काटने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, जिससे जमींदारों का आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सभी कथन जो सही, ये भी कथन सही, इसलिए सभी कथन सही हो जाएगा इसका आंसर। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक याद रखो, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती। यानी अस्थायी बंदोबस्त क्या था? इसमें राशि अस्थाई कर दिया था। आपको हर साल 10 रुपये ही देना पड़ेगा। मान लिया 10 रुपये कर दिया तो हर साल आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, किसानों को धीरे धीरे उनके अनाजों में कीमतें बढ़ने लगी। उनके अनाजों का कीमत अगर 1 रुपया कीमत था पर केजी, तो 2 साल 3 साल के बाद 5 रुपया हो गया, 6 रुपया। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जो कंपनियों ने कर लगाया था, वो 5 साल के बाद भी 10 रुपया देना पड़ता था, 10 साल के बाद भी 10 रुपया देना पड़ता था। 10 साल पहले जो
5 रुपया कर देते थे वही 10 साल बाद 5 रुपया कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, घाटा में जा रहा था, क्योंकि कंपनी अस्थाई कर दिया था कि हमेशा आपको इतना ही लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे अनाजों को, हर चीज़ की कीमतें बढ़ोतरी हो रहे थे, लेकिन कर में बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, जिसके कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अस्थायी बंदोबस्त को निम्न से किस प्रांत में लागू किया था? बंगाल में लागू किया था, बिहार में, उड़ीसा, ये सभी राज्यों में लागू किया गया था। बंगाल, उड़ीसा। ये तो पहले पढ़ चुके। यह देखना देगा किसान लगाना रसीद के लिए सौंपा गया और चुकाने गए थे निम्नलिखित मतलब है वर्ष में कभी इसमें बदलाव नहीं कर। यहाँ पर देखा जाए निम्नलिखित में से महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई? महलवाड़ी बंगाल, बिहार, ये सब में जो है क्या चलाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई व्यवस्था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा महलवाड़ी, महल। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसे इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने नई व्यवस्था तैयार किया, जिसे 1822 में लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में लागू किया गया था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश यानी क्या बंगाल यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी इलाके में लागू किया था। कब लागू किया था? 1822 में लागू किया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था बचाए रखना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में महलवाड़ी इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महलवाड़ी, इसे 1822 में लागू किया गया। ये सही है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, ये भी सही है, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन किया जाएगा, ये सही है। यानी इसमें महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया था कि समय समय पर आपको संशोधन करना होगा। जैसे अगर आपके कीमत का अनाज पहले 5 रुपया था, अब 5 साल के बाद 10 रुपया हो गया, तो अगर कर 2 रुपया लेते थे 5 साल के बाद 4 रुपया लेंगे। यानी इस तरह का कर में भी इजाफा करने को बात कही गई थी। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उस कंपनी को अदा करने का जिम्मा मुखिया के बजाय जमींदारों को सौंपा। ये गलत है, मुखिया को ही सौंपा गया था इस महलवाड़ी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? जमींदारों को सौंपा गया, तो ये 1 और 2 सही हो जाएगा इसका खत्म। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में। इसके हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखने चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने, याद रखना, मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व जोड़कर हर गांव या ग्राम मोहल्ला से वसूल वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया उसमें, बल्कि समय समय पर संशोधन की गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया था। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न महल क्या है? महल एक गांव का समूह होता है, गांव या गांवों का समूह होता है।
ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महाल एक राजस्व इकाई थी या एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। निम्नलिखित का अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये टॉमस मुनरो लाया था, याद रखना। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी, याद रखना। 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित की उसे रैयत या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। रैयतवाड़ी। चार्ल्स कॉर्नवालिस जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इसके अलावा ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था बहाल किया जिसे 1820 में लागू किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन से ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह, यानी अस्थायी बंदोबस्त जहाँ होना चाहिए उसको हटाकर नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया? ये तो सही है। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत, ये भी सही है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क था उन्हें सीधे किसानों को से ही बंदोबस्त कराना चाहिए। ये सही है, सभी सही। इसका आंसर 1 2 3 सही आंसर होगा। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी के नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद चले कंपनियों द्वारा कब्जे लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर ही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों पर खेती करने आ रहे हैं। निम्न से नी का प्रयोग काम के लिए किया जाता था। कपड़ा रंगने के लिए 13 नंबर कौन? नील का प्रयोग कपड़ा रंगने के लिए। एक कलमकारी छापा। कलमकारी छापा 20वीं सदी में भारत में। मॉरिशस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में। कपड़े के 2 तस्वीरें दी गई। बाईं तरफ की तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाए। ये जो है ये चित्र जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा बुनकरों द्वारा रंगाई की गई जो है चित्र बनाया गया जो है ये कलमकारी कहते हैं चित्र। कलमकारी चित्र आंध्र प्रदेश है गई है। दूसरी तरफ ब्रिटेन प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया है? निम्नलिखित के कथन पर विचार करें। अंग्रेजों के अनुसार ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलों अदा कर सकती थी। सही है। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों
किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन और नील, असम में चाय, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी और ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल का रंग एक समान लाल रंग का इस्तेमाल किया गया। नहीं, लाल रंग में थोड़ी इसका इस्तेमाल किया, नीला रंग इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए जो है असत्य कथन जो है 3 केवल जो है सत्य कथन है। सूती कपड़े छापे की 2 तस्वीरें दी गई। बाईं तरफ तस्वीर में भारत के अंग्रेज आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल छापे हैं। दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नील का रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? अंग्रेज ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिरकार तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ने जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, पंजाब में गेहूं, पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। निम्नलिखित में से कलमकारी और मॉरिशस कॉटन की छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था? नीला रंग का इस्तेमाल किया जाता था। याद रखना क्या है, 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नीले के पौधे से तैयार किया गया होगा। इस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय जो है भारत जो है दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। 16 नंबर, निम्न से कौन मॉरिशस कॉटन छपाई किस प्रसिद्ध कवि और कलाकार द्वारा बनाए गए थे? मॉरिशस, विलियम मॉरिशस हो जाएगा, विलियम मॉरिस के द्वारा। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नीला नाम एक पौधे से निकाला जाता था। नीला नाम के पौधे से निकाला जाता, यानी इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात का काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नीले पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। निम्नलिखित में से वोड नमक पौधे का कौन सा क्षेत्र में उगता था? उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार का पौधा वोड नामक पौधे शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाज़ारों में पहुंची थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधे शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था।
उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वह नील का आयात पर पाबंदी लगा दे। 18 नंबर का निम्नलिखित में से नील की खेती के संदर्भ कथन पर विचार। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वुड नामक पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे वुड पौधे शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप के उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में मिल जाते हैं। ये सही है। 18वीं सदी के आखिरकार तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। ये भी सभी कथन जो है सही है। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती, थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाजार, उसकी कीमतें भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोप कपड़ा उत्पादकों का बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वुड नामक पौधे पर निर्भर करना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने सरकारों पर दबाव डाला और नील की आयात पर पाबंदी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अमेरिका वेस्ट इंडीज से मिला बंद है। 1783-79 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? 1788 में 30%। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हिस्सा हो चुका था। 1810 ईस्वी में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। नील कारोबारी में भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। ये भी सही। जिनके पास नील पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक और कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। 1750 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील का हिस्सा केवल लगभग 95% था। कौन सा कथन सत्य? सभी कथन जो हैं 1, 2 और 3 क्या है? सही है। अच्छा, यहाँ 1788 दिया है। 1788 में 30% हिस्सा ही ब्रिटेन को नील जाता था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील उत्पादन पैसा लगाने का समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील की अपनी कारोबारी ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा
लिए जिनके पास नील का पैदावार पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। 18वीं सदी के आखिरकार दशकों से बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदावार होने नील दुनिया के बाजार पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा किए गए नील में लगभग नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 1810 में निम्नलिखित में अफ्रीकी बागान में काम करने वाले गुलामों ने कब बगावत की थी? याद रखना, 1751 ईस्वी में अफ्रीका के बागान में काम करने वाले मजदूरों ने, गुलामों ने बगावत की थी। कब? 1751 में। सेंट डोमिंग्यू में गुलामों के बगावत अगस्त 1751। जनवरी स्कोदोल्स्की का चित्र। जनवरी स्कोदोल्स्की का चित्र है इसमें, लेकिन चित्र यहाँ नहीं देगा, एनसीईआरटी में। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्हें बगावत जला दिए और अपने धनिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपनी निवेश में दास प्रथा समाप्त कर इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती दो मुख्य तरीके कौन से? याद रखना, नीज और रैयत। नील की खेती जो है मुख्य नील और रैयत। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयत। नीज की खेती व्यवसाय में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का खेती उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन पर ले लेते थे और मज़दूरों को नील की खेती करते थे। तेरह नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित नील की खेती व्यवस्था की समस्या के बारे में क्या सही नहीं? नील की खेती के लिए केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही जा सकती थी। नील की खेती के लिए छोटे भूखंडों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील की खेती होती थी उस समय किसानों के बैल भी सघन की खेती में व्यस्त रहते थे। नील की खेती के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है। यहाँ पूछा है, क्या पूछा यहाँ? सही हो जाएगा इसका, देखते हैं। बागान मालिक को याद रखना, बागान मालिक नीज की खेती क्षेत्रफल के मुश्किल आ रही थी, क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। कहाँ उपजाऊ ज़मीन? ये ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत थी, बड़े बड़े, छोटे छोटे भूखंडों के नहीं। इसी तरह ज़मीन उन्हें वहाँ कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था।
बड़े बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होती तो की ज़रूरत भी ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या करना है? कथन पर विचार करना। नीज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे या मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे कि उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों में से नगद कर्ज मिल जाता था और कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन नील की खेती करनी होती थी। तो याद रखना इसका आंसर जो है दोनों जो हैं ये सभी जो है कथन सही होगा। और रैयत नीज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर उत्पादन व ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मीन भाड़े पर लेते और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध के बारे में मुखिया को भी रैयतों की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य करते थे, जो अनुबंध दस्तखत कर देते थे। नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नगद कर्ज मिलता था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 50% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज को बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। रैयत से कम कितनी प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 25% भूमि पर। निम्न में से बंगाल में रैयतों का नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1859 ईस्वी में बंगाल में रैयतों का 1859 ईस्वी में बंगाल के रैयतों का विद्रोह हुआ। 1859 नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 बंगाल के हजार रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तने लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नीति के लिए कर्जा लेंगे और ना ही वह बागान मालिकों के लिए लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। निम्नलिखित में से नील विद्रोह के संदर्भ में से कथन सही है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती कर दी थी। सही है। नील रैयतों का लगान मालिकों के खिलाफ बगावत में स्थानीय जमींदार और मुखिया को भी समर्थन मिला था। जमींदारों नील के किसानों को लग रहा था कि सुल्तान की बगावत के बाद अंग्रेजी सरकार इसमें उनका साथ नहीं देगी। मजिस्ट्रेट एस ले ईडन
ने एक नोटिस जारी किया जिससे कहा गया था कि रैयत का नील के अनुबंधन मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक, 3 और 4। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। नील की खेती वाले जिलों में 1 और मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगावत मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें और अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगावत बागान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिक की तरफ से लगान वसूल के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंट की पिटाई की गई है। रैयतों ने कसम खा ली न वह नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठी धारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिला, इसमें कोई शक नहीं है। नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय ज़मींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। स्थानीय मुखिया का बरसात में मजिस्ट्रेट एसले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध में मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 1859 के नील विद्रोह के समय नील का अध्यक्ष कौन थे? नील अध्यक्ष कौन थे? हाजी मुल्ला श्री साले सीटन कार्य एसन ईडन। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में साथ देगी। अंग्रेजी सरकार भी साथ देने 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 के सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती जो है चौथा चैप्टर जो है नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे।